चलिए DPP2 लेते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। मार्कर्स कहाँ रख दिए? ओ ब्लैक वाला मार्कर देना। Ready? DPP2 फर्स्ट का B, सेकेंड हैज टू आंसर्स A एंड C, थर्ड का A, फोर्थ का B, फिफ्थ का D, सिक्स्थ का D, सेवेंथ का A, एट्थ का B, नाइन्थ का D, टेंथ का D, इलेवेंथ का C, ट्वेल्थ का A, थर्टीन्थ का D, फोर्टीन्थ का D, फिफ्टीन्थ का C। ओके चलिए यहां से मार्कस लेके गए थे क्या अभी? हाँ ये वाला बंद रहने दो। ठीक है चलो, अब ये 15 क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं यहां पे, है ना? चेक योर आंसर्स। तुम थोड़ा आगे आ जाओ क्योंकि वो थोड़ा स्पीड कम करो उसकी। किससे चालू किया था अभी? हाँ वो जाके स्पीड कम कर दो थोड़ी। हाँ बोलिए, कौन कौन से डिस्कस करना चाहेंगे आप? चलो पहले 5 में से बता कोई। फर्स्ट ओनली, फिफ्थ, हाँ ओके। और 6 से लेके 10 के बीच में 10, 9, 7, 11 से लेके 15 के बीच में और कोई? चलिए लेट्स स्टार्ट एक दिन। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 1। अ बॉडी ऑफ मास m is moving in a circle of radius small r with a constant speed. The force on the body is mv square r and is mv square upon r and is directed towards the center. What is the work done by the force in moving the body over the half the circumference of the circle? देखो सबसे पहले सर्कुलर मोशन में, गौर से सुनो, सर्कुलर मोशन में वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जीरो होता है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जीरो होता है। अगला ही चैप्टर आने वाला आपका वर्क एनर्जी एंड पावर, उसमें पहला ही टॉपिक आएगा आपका वर्क। जैसे कि आपको शायद याद हो, वर्क का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एफएस कॉस थीटा। सही है बेटा, सब लोग ध्यान दो इधर। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ा होगा, एफएस कॉस थीटा। ये तो 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा ना आपके, 9th या 10th में हो गई होगा ये वर्क में, वर्क एनर्जी एंड समथिंग लाइक जो चैप्टर होगा। तो ये आपका एफएस कॉस थीटा होता है। जैसे थीटा क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में का क्या बैठा हुआ? एंगल है। अब सर्कुलर मोशन में हम देखते हैं कि किसी भी पोजीशन पे देख लो आप,
जैसे मान लो मैंने पार्टिकल को इस पोजीशन पे या ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे कंसीडर किया, तो इसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां होता है, इस तरफ, और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन कहां होता है, रेडियली इनवर्स। सही है ना बेटा? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियली होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा रेडियली इनवर्स होता है। तो यहां इस सिचुएशन में थीटा हमेशा के वक्त 90 डिग्री ही आता है, कोई भी पोजीशन पे चले जाओ, थीटा कितना आता है, 90 डिग्री। तो फिर वर्क डन कितना हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा एफ एस कॉस ऑफ 90 डिग्री, दैट विल बी हाउ मच, 0, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, 0। तो एक बात याद रखना कि सर्कुलर मोशन में वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा हमेशा कितना होगा, 0 ही होगा। आई बात समझ में आपको? दैट्स व्हाई द आंसर इज बी। फोर्थ वन, अ मोटरसाइकिलिस्ट हैविंग moving with a velocity of 72 km per hour on a flat road, takes a turn on the road at a point where the radius of curvature of the road is 10 meter. The acceleration due to gravity is 10 meter per second square. In order to avoid skidding, he must not bend, हाँ उसके ऊपर नहीं बढ़ना, he must not bend with respect to the vertical plane greater than, उससे ज़्यादा नहीं बेंड होना चाहिए। तो देखो भाई, प्रॉब्लम नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है, एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो ट्रैवल कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। सामने एक फ्लैट और कर्व्ड रोड आता है। अब जैसे कि याद होगा, कर्व्ड रोड पे अपने को क्या करना चाहिए, गाड़ी को, जैसा बाइक अगर है तो आप उसको बेंड करके चला सकते हैं, तो वो बाइक को बेंड करता है। मगर याद है मेरा चिकलदरा का केस है ना, अगर जरूरत से ज्यादा बेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, गाड़ी फिसल जाएगी, है कि नहीं? तो भैया अब यहां है, तो उसने बोला ज्यादा से ज्यादा कितना बेंड कर सकते हैं, इससे ज्यादा बेंड नहीं करना। तो बोले भाई बताओ वो एंगल कितना होगा, तो हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, एंगल ऑफ बैंकिंग के बराबर ही होता है, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो tan इनवर्स ऑफ, देखो v कितना है, v इज 72 किलोमीटर पर आवर। हम लोग ने ये वैल्यूज के साथ कई बार खेला है, हम लोग ने इसकी वैल्यूज को कन्वर्ट किया है मीटर पर सेकंड में। कितनी आती है ये, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर अपॉन रेडियस कितना है, 20 है ना, जी की वैल्यू 10। तो फिर ये आपका वैल्यू जो होगा 400 अपॉन 200, यानी कि 10 इनवर्स ऑफ 2। आया समझ में? दिस शुड बी द आंसर। बस बोले इससे ज्यादा मत बेंड करना, नहीं तो भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा, मोए मोए हो जाएगा, है ना? सभी कहाँ था इतने दिन तू, मोए मोए कर रहा था। हाँ चलिए, फिफ्थ, a road is 10 meter wide, okay, if the radius of curvature is 50 meter, the outer edge is above the lower edge by a distance of 1.5 meter. The road must be suited for the velocity. तो भैया कितनी वेलोसिटी चल जाएगी, तो भैया देखो यहां ऐसा है, एक रोड है जिसकी जो चौड़ाई है आपको दी गई है, कितनी दी गई है, 10 मीटर्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस रोड का कितना दिया गया है, 50 मीटर्स। मतलब ऐसा टर्न मार रहा हूं तो उसका रेडियस कितना आएगा, 50 मीटर। द आउटर एज इज अबाउ द लोअर एज बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। देखो इनर एज के मुकाबले आउटर एज थोड़ा सा ऊपर दिया हुआ है, और कितने डिस्टेंस से ऊपर गया हुआ है वो, 1.5 मीटर्स। तो रोड मस्ट बी सूटेड फॉर द वेलोसिटी, तो कितनी वेलोसिटी के लिए रोड सूटेबल है ना? तो हम कहेंगे देखो भाई, हमारे लिए ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो वो है अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। आर है हमारे पास, जी है हमारे पास, tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन
एडजेसेंट साइड। अब आप सोच रहे होंगे शायद पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकालना है, तो नहीं बेटा, यहाँ पर जो आपका रेज है यानी हाइट जो बढ़ाया आपने वो जरा सी बढ़ाया है, तो जिसके कारण ये एंगल जो होता है ये काफी छोटा होता है ना। तो मैं यहां लिखूंगा सिंस थीटा इज स्मॉल, थीटा कैसा बेटा, स्मॉल है, तो tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा एंड sin थीटा इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। तो मतलब मैं tan थीटा को अप्रोक्सीमेशन में sin थीटा के बराबर लिख सकता हूं। याद रखना ये बैंकिंग में आप कर सकते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग में, कि tan थीटा के जगह आप क्या डाल सकते हैं, सिर्फ sin थीटा डाल सकते हैं। उसके पीछे का कारण समझ में आया ना, क्योंकि tan थीटा अगर बहुत छोटा रहा, थीटा अगर बहुत छोटा रहा तो tan थीटा थीटा के बराबर होता है और sin थीटा भी थीटा के बराबर होता है। अब अगर RHS सेम आ रहा तो LHS को आप सेम बोल सकते है कि नहीं, ये समझ में आया पॉइंट आपको, है ना। तो बस उसी तरह से मैं यहां पर बोलूंगा कि भैया ऑप्टिमम स्पीड का फिर फॉर्मूला अब थोड़ा सा बदल जाएगा, अंडर रूट ऑफ RG sin थीटा। अब R कितना दिया बेटा आपको, 50 मीटर्स, G की वैल्यू 10। अब देखो साइन थीटा कितना है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो बोले वो हो जाएगा 1.5 अपॉन 10, ये 10 और 10 हो गया कैंसर, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है भाई, 75, 75 होता है, यानी कि 5 रूट 3 हो जाएगा वो, 5 रूट 3 को 5 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो कितना आता है, 5 को 3 से रूट 3 से 1.732 से मल्टीप्लाई करो 5 को 1.732 से मल्टीप्लाई करो, चलो कैलकुलेटर से नहीं, सादे से करो हाथ से। 5 को 1.732 से मल्टीप्लाई करो, 8.6 समथिंग आ रहा है ना, और हमारे पास उससे नियरली उसका आंसर है कोई 8.5 है ना। तो अप्रोक्सीमेशन में आप क्या बोल सकते हो उसको, 8.5 मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं भाई समझ में आपको, तो 8.5 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक ये फिर से आया, सिर्फ फर्क ये है कि इस बार अल्फाबेट्स है। सो प्रॉब्लम नंबर 7 है ना, हाँ। रेडियस ऑफ अ कर्व्ड रोड ऑन अ नेशनल हाईवे इज कैपिटल R, द विड्थ ऑफ द रोड इज B, द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड बाय हाइट H विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज। तो मैं जो प्रॉब्लम नंबर 7 देख रहा हूं उसमें फिर से किसी एक रोड की बात की गई है जो बैंक्ड है। ओके, हमने देखा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आपको कैपिटल R से दिया हुआ है, जो रोड की विड्थ है, चौड़ाई, वो स्मॉल b से दी गई है, और हाइट जो है वो स्मॉल h करके दिया हुआ है। तो उसने कहा है कि भैया आप पता लगाओ कि कितना वेलोसिटी से, नहीं ऑप्टिमम स्पीड उसकी स्मॉल v दी गई है, तो वैल्यू ऑफ h विल बी, इसका ऑप्टिमम स्पीड जो है, सेफ स्पीड जो है वो स्मॉल v करके दिया है, तो h का रिलेशन क्या आएगा वो पूछ रहा है। देखो हमारे पास ऑप्टिमम स्पीड का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा, है ना। जैसे कि थीटा इज स्मॉल, तो मैं tan थीटा के जगह क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, हाँ, तो tan थीटा के जगह आप क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन में sin थीटा लिख सकते हैं। तो ऑप्टिमम स्पीड का जो फॉर्मूला है अब ऐसा हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ RG sin थीटा। ओके भाई, मान लिया sin थीटा कितना होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि h अपॉन b होता है। अब एक काम करो, ऑप्टिमम स्पीड की वैल्यू डालो जो कि v दी गई है, अंडर रूट ऑफ RG
साइन थीटा की वैल्यू डालो जो कि कितनी दी गई है, h अपॉन बी दी गई है। अब इसका ले लो स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी एच अपॉन बी, है ना। अब ये अपने को निकालना क्या है, h निकालना है, तो उसको रहने दो एक साइड, बाकी सबको उधर ट्रांसफर करो। h इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बी अपॉन आर जी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते हैं आप, इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना रहता है ना, वहाँ तो क्या निकालना था, h दिया हुआ था, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले से कर सकते हो। चलिए रेडी। अब 9th वाला, A particle of mass m moves with a constant speed along a circular path of radius small r under the action of force F। अरे ये तो बहुत आसान है यार, बहुत ही इजी, बहुत। अब भैया जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस पर कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है। अब उसने अपने से क्या पूछा है, स्पीड पूछा है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ आर अपॉन एम। वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एफ आर अपॉन एम। 9th का ए ऑप्शन है ना। अच्छा ये गलत आ गया है ना, ए है, मैंने गलत लिख डाला हूँ। 10th हमेशा सुर्खियों में रहता है वो। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 10, 3 identical particles are joined together by a thread as shown in figure। 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, वो एक थ्रेड से जुड़े हुए हैं। ओके, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, पार्टिकल सी, ओ, यहां से यहां तक एल, यहां से यहां तक एल, यहां से यहां तक एल। ठीक है, all the 3 particles are moving in horizontal plane। If the velocity of the outermost particle is v0, then the ratio of tension in the section of the strings is। हमको रेशियो ऑफ टेंशन कैलकुलेट करना है। कभी भी आप रेशियो जो है, ये टेंशन जब कैलकुलेट करेंगे ऐसे ऑब्जेक्ट्स का, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना। बोले ऐसा क्यों, क्योंकि सभी पार्टिकल्स की स्पीड अलग अलग है। कौन सी स्पीड, लीनियर स्पीड, वो अलग अलग है, मगर एंगुलर स्पीड सभी की सेम होती है। एंगुलर स्पीड सभी की सेम होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये स्केल का लेता हूं एग्जांपल, देखो ध्यान दो सब लोग, अगर मैं ये स्केल को ऐसा मार रहा हूं ऐसा, तो अगर मान लो आप इस एज पर मारता हूं, मैं ये ऐसा मारता हूं मैं आपके हाथ पे, तो ये किनारा अगर आपके हाथ से टकराएगा, थोड़ा जोर से लगेगा, और मैं फिर से उतनी ही स्पीड से अपने हाथ को घुमा रहा हूं, मगर आपने हाथ आगे कर दिएगा और ये किनारा टकराएगा अगर, तो आपको इतना नहीं लगेगा, है कि नहीं। क्यों भैया, क्योंकि भैया थोड़ा आपने आगे कर दिए, तो इससे इस पार्ट का जो स्पीड है वो कम होता है। हालांकि एंगुलर स्पीड सभी का सेम है ना, एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम सभी का कैसा है, सेम है, मगर लीनियर स्पीड कैसी होती है, अलग अलग होती है।
तो जैसा जब मुझे यहाँ रेशियो निकालना है, रेशियो निकालने के लिए चीज़ें कॉमन रखना पड़ती है कैंसिल करने के लिए, सिर्फ नंबर बाकी रहना चाहिए। तो अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला लगाऊंगा तो प्रॉब्लम क्या है, mv² अपॉन लगाऊंगा तो इधर की स्पीड अलग है, इधर की स्पीड अलग है, इधर की स्पीड अलग है, तो वो कैंसिल नहीं होगी। हाँ, मगर मैं mr ओमेगा² का फॉर्मूला लगाऊंगा अगर, तो ओमेगा सबका क्या है, कॉमन है, mv सबका क्या है, कॉमन है, बस रेडियस को देखना पड़ेगा हमको, है ना। मगर यहाँ थोड़ा सा खेल अलग है, देखते हैं क्या होगा। तो चलो हम देखते हैं कि सबसे पहले टेंशन ऑन सी कितना है, टेंशन ऑन सी कितना है। तो मैं निकालना चाहूंगा टेंशन ऑन सी, तो ये तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा mr ओमेगा²। ओके, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, अच्छा रेडियस सॉरी मास कितना दिया हुआ है, m पकड़ लो। चलो रेडियस यहां से लेकर यहां तक का हो जाएगा। इसने बोला है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, मतलब ऐसा घूम रहा है गोल। तो भैया अब बताओ यहां से लेकर यहां तक रेडियस कितना है, 3l है कि नहीं। तो मैं कहूंगा कि भैया ये होगा m थ्राइस l ओमेगा², इक्वेशन नंबर 1, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ऐसा है कि अब मैं बात कर रहा हूं इस धागे में टेंशन की, इस पार्ट में। देखो भाई मुझे एक बात बताओ, यहां पर जब ये वाला पार्ट, यानी जब ये ऐसा पूरा गोल घूम रहा होगा, तो देखो रस्सी का ये हिस्सा खींचा गया होगा, ये हिस्सा भी खींचा गया होगा, और ये हिस्सा भी खींचा गया होगा। बोले क्यों खींचा गया होगा, कि जब आप गोल घुमाते हैं तो गोल घूमने वाली चीज को क्या फील होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो उसे क्या करती है, बाहर की तरफ खींचती है कि नहीं। जिसकी तरह से वजह से क्या होता है, ये जो भी चीज से बंधा हुआ है उसमें क्या पैदा जाता है, टेंशन, ऐसा खिंचा हुआ आ जाता है टेंशन। तो जब आप ऐसा गोल घुमा रहे हो यूं, है ना, तो अब हो क्या रहा है कि भैया इसको लगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, इसको भी लगा बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको भी लगा बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो भैया यहां सब तीनों धागों में क्या क्रिएट हो गया, टेंशन। मगर इस रस्सी को इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स संभालना है, मगर इसके अलावा इस रस्सी के ऊपर इसका भी वजन पड़ेगा, यानी इसका भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ेगा, है ना। नहीं समझा। अरे भैया देखो बच्चे को ऐसे झुलाते ना अपन यूं गोल गोल घुमाते, छोटे बच्चे को देखे होंगे ना, एक छोटा सा बच्चा होगा उसको यूं पकड़ते हाथों से गोल गोल घुमाते, है कि नहीं। अब भैया एक मान के चल, एक छोटा सा बच्चा है तो उसको ऐसा खेल रहा है, उसके साथ गोल गोल घुमा रहा है ना, है ना। अब भाई चल, ओके ठीक है, 1 बाय 1, रुको जरा सबर करो। अब हुआ ये कि चलो ठीक है, फरजान ने समीर को पकड़ के यूं गोल गोल घुमाया, है ना। अब फरजान के हाथों में क्या आ रहा होगा, टेंशन आ रहा होगा। मगर मान ले कि अब समीर के पैरों को एमर पकड़ के लटक गया, है ना। फरजान ने क्या करा, अब फिर से घुमाया, अब वो दोनों ऐसा झूल रही हूं, एक को पकड़ है ना, जैसे कि ये भाई अगर ये समीर ऐसा है तो ये अहमर ऐसा है, और ये दोनों ऐसे घूम रहे तो भाई अब क्या है, फरजान के हाथों पे क्या पड़ रहा होगा, पहले के मुकाबले ज्यादा टेंशन आया होगा, है कि नहीं। अब उसके पीछे दनियाल को भी लटका दिया तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग अब हाथ में तेरे टेंशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो भैया बात ये है, ये वाली रस्सी को तीनों का टेंशन संभालना है, खुद का भी, बी का भी और सी का भी। मगर ये वाली रस्सी को सिर्फ नहीं, ये वाली रस्सी को बी और सी का संभालना है, और ये वाली रस्सी को सिर्फ सी का संभालना है ना। तो फिर जब मैं कहूंगा कि ठीक है भाई कि इस धागे में कितना टेंशन आया होगा, ये टीबी या ये वाले पार्ट में, तो मैं बोलूंगा देखो भैया यहां जो टेंशन आया होगा वो टीबी प्लस टीसी आया होगा, यानी कि mr ओमेगा², m टीबी की वजह से कितना आएगा, अरे भैया यहां से यहां तक कितना टेंशन है इसका, m ट्वाइस l ओमेगा² प्लस m थ्राइस l ओमेगा², यानी कि ये हो जाएगा 5m l ओमेगा², इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया टीबी प्लस टीसी दोनों का जाएगा। इसमें पूछा अपने को क्या है, तीनों को मतलब उससे पूछा है
अरे रुको बाहर उसको, रुको बाहर उसको। लेट कैसे गया इतना? आराम से बैठ, बोलना भी आती है। तो देखो ये बात समझ में आएगी आपको कि भैया ये भी, इसको इसका भी टेंशन संभालना पड़ेगा, इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी और इसका भी। अब इसका कितना होगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो एम और ये आर की वैल्यू कितनी है? ट्वाइस एल। और यहां से यहां तक इसका कितना होगा? थ्राइस एल ओमेगा स्क्वायर, 5 ml ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया टेंशन इन ए बी पार्ट, जिसमें आपको बी और सी दोनों को वजह से निकालना था। अब भाई हम टेंशन इन ओ ए पार्ट का देख रहे हैं। अब टेंशन इन ओ ए पार्ट क्या आएगा? अच्छा, इसने टेंशन ड्यू टू स्ट्रिंग बोला कि बस एक ऑल द थ्री पार्टिकल्स आर मूविंग द वेलोसिटी ऑटोमोस्ट देन द रेशियो ऑफ द टेंशन इन ऑल द थ्री सेक्शंस ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो अब आई बारी टी ओ ए की, तो टी ए प्लस टी बी प्लस टी सी। अब मैं बोलूंगा ठीक है, अब बारी इसकी आ गई। अब इसका प्रॉब्लम क्या है? तो बोले देखो भैया, अब ये तीन लोग उसको लटक गए, तो तीनों के कारण क्या पड़ा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और तीनों का टेंशन संभालना पड़ रहा होगा। ए के कारण कितना होगा? तो बोले एम एल ओमेगा स्क्वायर। बी के कारण कितना हो रहा होगा? ट्वाइस एल ओमेगा स्क्वायर। सी के कारण कितना हो रहा होगा? थ्राइस एल ओमेगा स्क्वायर। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 6ml ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अब अगर मैं इसका रेशियो ले लूं, तो देखो टेंशन इन ओ ए इज टू टेंशन इन ए बी और टेंशन इन बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3:5:6। आंसर यही है, 3:5:6, यानी कि लास्ट ऑप्शन। हाँ वही ऑप्शन है। तो आंसर आ रहा है आपका लास्ट 10th का डी। आया क्या समझ में? है ना? जैसे कि इस रस्सी पे सिर्फ ये मास पड़ रहा था, इसी का था, तो इसीलिए इसी रेडियस का ले लिया आपने, एम एल ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये वाले टुकड़े पे अगर देखा जाए तो इसका तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ही लगेगा, इसका भी लगेगा उस पर, उसका भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो दोनों का ऐड किया अपन ने, है ना। फिर उसके बाद ये वाले रस्सी को देखे तो इस मास की वजह से प्लस इन दोनों मास की वजह से भी इस पर फोर्स लगेगा या टेंशन लगेगा। चलो लिख लो फटाफट। Next, the next problem is problem number 12. A proton of mass 1.6 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम। तो एक प्रोटॉन दिया गया है जिसका मास 1.6 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम दिया गया है, ठीक है। goes round in a circular orbit of radius 0.10 meter under a centripetal force of how much? 4 into 10 raised to power minus 13 न्यूटन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन एन आपसे पूछा गया। बहुत आसान है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। एन पूछा है मतलब ओमेगा निकालना पड़ेगा आपको। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है 4 into 10 raised to power minus 13 दी गई है। मास आपको 1.6 into 10 raised to power minus 27, जिसको आप 16 into 10 raised to power minus 28 कह सकते हैं, और रेडियस आपको दिया गया है 0.1, ठीक है। 0.1 मतलब ये हो जाएगा 10 raised to power minus 1,
और ओमेगा का स्क्वायर। अब देखो 4 1 जा 4 4 जा 16, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर या 1/4 इंटू 10 रेज टू पावर -13 अपॉन -29। ओके, अब -13 प्लस 29 कितना होता है? देखो बेटा, -13 प्लस 29 कितना होगा? 16, 10 रेज टू पावर 16। अब ले लो उसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8, है ना, स्क्वायर रूट लेने पे। अब ओमेगा जैसे कि मैं जानता हूँ क्या होता है, वो 2 पाई n होता है, तो 2 पाई n इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 10 रेज टू पावर 8, n इक्वल्स टू फिर ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर 8। साला ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ गई सॉल्व करने में। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड का है, वो दिमाग का काम है ये, है ना, सब खेल दिमाग का है। ऑप्शन चेक करो, 10 का पावर 8, है ना। अगर आपने देखा होगा पहला ऑप्शन छोड़कर सारे के सारे ऑप्शन 1 से बड़े हैं। पहला ऑप्शन छोड़कर सारे के सारे आंसर्स 1 से बड़े, दिख रहा? 4 इंटू 10 रेज टू पावर 8, 8 इंटू 10 रेज टू पावर 8, 12 इंटू 10 रेज टू पावर 8, है ना। सिर्फ पहला ऑप्शन ऐसा है जिसकी वैल्यू क्या है? 0.08 इंटू 10 रेज टू पावर 8, है ना। अब डिनोमिनेटर क्या है? 4 पाई 1 से बड़ा है, तो आंसर क्या होगा? 1 से छोटा आएगा। तो फिर लॉजिक का इस्तेमाल करना था और कुछ नहीं, कैलकुलेशन नहीं करना था। 0.08 आंसर रहेगा, 10 रेज टू पावर 8 साइकिल्स पर सेकेंड्स। सही है, देखो देख के वही लगता। ये वाला हो गया ना। फोर्टीन, string of length capital L is fixed at one end, carries a mass capital M at the other end. The string makes 2/pi revolutions per second, यानी frequency दिया है, around the vertical axis through the fixed end as shown in figure. The tension in the string will be, अच्छा tension in the string पूछा है उसने। ओके, चलो देखते हैं 14th वाला, नॉट 15th। ओके, तो इस तरह से दिया हुआ है एक मास कैपिटल M, टेंशन इन द स्ट्रिंग कैपिटल T। स्ट्रिंग की जो लंबाई है, स्ट्रिंग की जो लंबाई है वो आपको दी गई है कैपिटल L। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, और रेडियस जो है आपका कैपिटल R है। और आपसे पूछा गया है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या आएगा। ओके ओके, नहीं टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा गया, हाँ बराबर, n दिया हुआ है, तो यहां पे n दिया हुआ है 2/pi। अब अगर मैं mr ओमेगा स्क्वायर करके देखूं तो l नहीं आएगा, उसमें रेडियस आ जाएगा। और लास्ट टाइम जैसे कि टेंशन T साइन थीटा, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स आया था T साइन थीटा। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर मैं mr ओमेगा स्क्वायर करूं, और साइन थीटा जो होगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि r/l,
आर आर क्या हो जाएगा, कैंसल। फिर टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम एल ओमेगा स्क्वायर, यानी एम एल ओमेगा हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 बाय पाई का स्क्वायर, यानी 2 पाई एन का स्क्वायर जिसको हम लोग कहेंगे। चलो ठीक है, मैं पहले सिक्वेंशियली लेता हूँ। 2 पाई एन का स्क्वायर, फिर एम एल 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन पाई का होल स्क्वायर, पाई पाई कैंसर। 4 ml है किसका आंसर, 16। अरे हाँ हाँ, 4 का स्क्वायर आएगा, सही है, मेरी गलती थी, 16 ml। तो देखो बेटा, इधर कोनिकल पेंडुलम आपको याद होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग आया था, उसे दो कंपोनेंट्स में बांटे थे अपन ने, ये थीटा, और तो ये अपन ने टी कॉस थीटा बोले थे, और इसको बोले थे अपन ने टी साइन थीटा, सही है, दो कंपोनेंट्स में बांटे थे। अगर आपने नोटिस किया होगा टी साइन थीटा का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर। टी साइन थीटा एक ऐसा फोर्स है जिसका डायरेक्शन सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ है। वो फोर्स जिसका डायरेक्शन सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ हो उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसीलिए टी साइन थीटा क्या बन गया आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और साइन थीटा को क्या लिखा मैंने, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड रेडियस है और ये लेंथ एल है, तो आर बाई एल, आर और आर क्या हो गया, कैंसल, तो ये हो जाएगा एम एल ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 पाई एन, एन की वैल्यू क्या है 2 अपॉन पाई, पाई और पाई हो गया कैंसल, 2 2 ज़ा 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, सो 16 ml इज द आंसर, आंसर, ठीक है। दिस वाज द डीपीपी 2। फिर लेट मी चेक द स्कोर्स। आप में से कितने लोगों का 15 में से 15 करेक्ट आया है, आगे क्या, 14, 13, 12, 11 एंड 10, ओके, ठीक है। चलिए अब डीपीपी 3 देखते हैं। तुमने 2 ही दिए थे ना मेरे को, रख ले। चलिए अब डीपीपी 3 की बारी। चलो अंदर, अहमद दरवाजा खोल। अमजद, ये पानी की बोतल उधर रखा, दरवाजा बंद कर दिया।
चलो बेटा आंसर चेक करो अमजद। पहले 5 में बताओ। खिड़की खोलो। तुमने बॉटल तो रख दिए, खिड़की लगा दी ना मगर। चलिए फर्स्ट 5 में बताओ। कितने लोगों ने सॉल्व किए? DPP 3 ना सी आधा आधा हाथ क्यों है ऐसा? 4 ही किया तो बट चुप हाथ नीचे रहे, उसको सॉल्व नहीं बोलते। चलो DPP 3 पहले 5। नेक्स्ट 5 6 to 10। नेक्स्ट 5 11 to 15। नेक्स्ट 5 11 to 15। 11। चलिए देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थर्ड वाला, अ कैन फिल्ड विद वाटर इज रिवॉल्व्ड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर एंड वाटर जस्ट डज नॉट फॉल डाउन, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन विल बी। कि भाई देखो यहां पर आपने क्या किए, केन को पानी से भरे और आपने इसको ऐसा सा गोल गोल घुमाए, पानी गिरा नहीं। पहली बात तो पानी गिरा नहीं, इसका मतलब जो है कम से कम मिनिमम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होगा, और अगर मिनिमम वेलोसिटी से ट्रैवल करता है तो ऊपर स्पीड क्या होती है? याद करो अपन कल से डिराइव किए 2 बार, अंडर रूट ऑफ RG। ऊपर तो एक ही वैल्यू है, नीचे की वैल्यू बदलते रहती है, मगर ऊपर की तो वैल्यू एक ही है ना, अंडर रूट ऑफ RG। तो भैया मैं ये कहूंगा कि भैया जो हमारे को कंडीशन दी गई है उस हिसाब से इसकी जो स्पीड है वो मिनिमम स्पीड के बराबर होगी, जो कि होगी अंडर रूट ऑफ RG, है ना। टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? T = 2 पाई R/V। ओके, टाइम पीरियड पूछा कि फ्रीक्वेंसी पूछा उसने? टाइम पीरियड, ठीक है। तो T = 2 पाई R/√RG। ओके, तो अब देखेंगे R की वैल्यू क्या है। 1 मीटर नहीं, वो तो उल्टा ऊपर का है, 4 मीटर्स। तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 4/4 मल्टीप्लाई बाय 10। आंसर तो कुछ अलग ही चाहेगा इससे। चलो देखते हैं अपन सॉल्व करके। फिर ये हो जाएगा, 2 को बाहर निकालूंगा मैं, 4 को बाहर निकालूंगा मैं, तो 2 √10 हो जाएगा। 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। हाँ, ये 3.14 होता है, और √10 की वैल्यू भी अराउंड 3 पॉइंट समथिंग आती है, जो कि 3.14 के आसपास ही होती है। तो इन दैट सेंस हम लोग ये पाई और √10 को कैंसिल कर सकते हैं, और पाई और √10 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4। आया क्या समझ में आपको? है ना, √10 3.12 ऐसा 14 समथिंग ही कुछ आती है वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू देख √10 की कितनी आ रही है कैलकुलेटर में, देख √10। कितनी आई? 2 मिनट ज़्यादा जाएंगे। 3.16 है ना, 3.16 √10, पाई की वैल्यू 3.14। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आ रहा है, 0.02 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो अप्रोक्सीमेशन में सेम ही कंसीडर करेंगे अपन, तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो मैंने पाई और √10 को कैंसिल कर दिया। क्लास चल रही है, वो रखो अंदर।
है ना, पाई और रूट 10 को कैंसिल कर दिया तो बचा क्या, सिर्फ 4। तो इस हिसाब से बचा टाइम पीरियड आपका 4 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, a 2 kilogram stone at the end of 1 meter long string is whirled in a vertical circle at a constant speed 4 meter per second. The tension in the string will be 52 Newton when the stone is at, ठीक है, तो हमको पता लगाना है कि 52 न्यूटन्स का टेंशन कहां पर होगा। ओके, तो हमें क्या क्या वैल्यूज दी गई है। सबसे पहले हमको दिया गया है इसका मास कितना दिया गया है, 2 किलोग्राम। स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, 1 मीटर, वो क्या बनेगा, रेडियस, ठीक है। और स्पीड दी गई है, कितनी दी गई है, 4 मीटर पर सेकेंड। टेंशन दिया है 52 न्यूटन। बस हमें ये पता लगाना है कि ये वैल्यू कहाँ की है। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, T इक्वल्स टू एम या TP इज इक्वल्स टू एम VP स्क्वायर अपॉन R प्लस mg cos थीटा, यही फॉर्मूला है ना, ठीक है। अब एक काम करो, आप पोजीशन के हिसाब से क्या क्या बदलेगा। देखो ये स्टोन कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वर्टिकल सर्कल में है मगर क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पर V तो हर जगह सेम रहने वाली है कि नहीं, सिर्फ बदलेगा क्या यहां पर, थीटा। जब लोअर मोस्ट पोजीशन पे होगा तो थीटा की वैल्यू 0, मिड पोजीशन पे 90 और हाईएस्ट पोजीशन पे 180। अब एक एक वैल्यू डाल के देखेंगे हम, थीटा की वैल्यू पहले 0 डाल के देखेंगे, अगर उससे आंसर आ गया तो मतलब वो कहां पर है, लोअर मोस्ट पोजीशन पे। तो चलिए डाल के देखते हैं, एट लोवेस्ट पोजीशन mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। लोवेस्ट पोजीशन पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0। तो अब चलो वैल्यूज डालते हैं। मास कितना दिया हुआ है 2, वेलोसिटी 4, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, रेडियस कितना है 1, मास अगेन फिर से कितना दिया हुआ है 2, स्मॉल जी को 10 पकड़ो, cos 0 1, 2 16 कितना होगा 32। अच्छा ये तो पहले इसमें आंसर आ गया, फिर 52 वैल्यू दिया है ना उसने, हाँ मतलब वो पार्टिकल कहां पर है, लोवेस्ट पोजीशन पे। बात समझी क्या। अगर मान लो वो कहीं और होता तो पहले आप देखिए cos 0 की वैल्यू डाल के देखिए, आंसर नहीं आया, फिर अगला क्या करते थे आप, थीटा की जगह 90 डाल के देखते थे, फिर ये cos 90 होता था, ये पार्ट 0 होता था, है ना। और अगर आपको पता चला कि इतनी जो वैल्यू है विच दी गई ऑप्शन में, तो वो पार्टिकल कहाँ होता है, मिड पोजीशन पे, है कि नहीं। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री डाल के देखते और आंसर आया होता तो फिर भैया वो कहाँ होता, हाईएस्ट पोजीशन पे। आया ना समझ में, ठीक है। तो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 8 नाउ, a hollow sphere of radius 6.4 meter, the minimum velocity required, अरे ये तो बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला है वो तो भैया रेडियस कितना दिया हुआ है 6.4 मीटर, और वो बोल रहा है कि कम से कम कितनी वेलोसिटी से वो गाड़ी एक हॉलो स्फीयर में ऊपर से पास हो सकती है। तो मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ RG, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 64 यानी कि 8। कहाँ बोला, बॉटम का बोला किसने, अरे यार बॉटम का। तो बॉटम में तो भाई मिनिमम स्पीड कितनी लगेंगी 5RG, तो अंडर रूट ऑफ 5 आ जाएगा उसमें। तो 8 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 5 करो, अंडर रूट ऑफ 5 कितना आता है देखो, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा वो, 2.25 कुछ, तो 2 अंडर रूट ऑफ 5 देख कितना आता है, नहीं 2 अंडर रूट ऑफ 5, टू 2.23। तो भैया अब ये है 8 मल्टीप्लाई बाय 2.23, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 8 16, 16 से थोड़ा ज्यादा यानी 17 के आसपास, 17.7, तो ये आ जाएगा 17.7 मीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10. A body of mass 0.4 kilogram is whirled in a vertical circle making 2 revolutions per second, यानी कि frequency 2 revolutions per second. If the radius of the circle is 2 meter, circle का radius 2 meter, the tension in the string when the body is at the top of the circle, तो भैया जब बॉडी टॉप ऑफ द सर्कल पे होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा? मिनिमम तो नहीं बोला मैंने, कुछ उसने नहीं है, ठीक है. अब आप बोल रहे हो सर जीरो आना चाहिए, तो मैं कल ही इसके बारे में बताया. वो अगर मिनिमम वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा तो टेंशन जीरो होगा. कहीं पे भी इसने बोला कि ये जो स्पीड है उसकी मिनिमम है? नहीं. तो अब कैसा करेंगे? देखो, एक पार्टिकल है, मान लो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है, ओके. अब ऐसा है कि रस्सी से बंधा हुआ है और वो गोल गोल घुमा रहे हैं आप उसको, ऑब्जेक्ट को. तो देखो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको, मतलब देखो टेंशन इन द स्ट्रिंग उसको क्या करेगा? नीचे खींचेगा, और वेट भी उसका नीचे की तरफ ही होगा. तो टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर कितना रहेगा? mr ओमेगा स्क्वायर कितना रहेगा? t प्लस mg. टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर कितना रहेगा? t प्लस mg. टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना. अब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो, तो हम लोग कहेंगे भैया सेंट्रीपिटल फोर्स के तो 3 फॉर्मूले हैं. एक mr ओमेगा स्क्वायर है, एक mv स्क्वायर अपॉन r है. अब तक हम ये फॉर्मूला हमेशा mv स्क्वायर अपॉन r के फॉर्म में लिख रहे थे, मगर मैं जानबूझ के mr ओमेगा इसलिए लिखा क्योंकि n आया यहाँ पे, है ना. उसको देख के मेरे को आइडिया आ गया कि ओमेगा आने वाला है कि नहीं. अगर ओमेगा आने वाला है तो फिर mr ओमेगा स्क्वायर वाला लिखो. अब आप बोलेंगे सर mv क्यों नहीं? बेटा v है नहीं ना, r है यहाँ पर. तो चलो ठीक है. देखो टेंशन कितना हो गया फिर? mr ओमेगा स्क्वायर माइनस mg. m कितना दिया हुआ है आपको? 0.4. फिर उसके बाद r कितना है? 2. ओमेगा कितना है? 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर यानी कि 4 माइनस mg अगेन 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10. अब चलो करो कैलकुलेशन, कितना आ रहा पूरा? ये देखो, पूरा देखो कैलकुलेशन कितना आ रहा है. बताओ मुझको फाइनल आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. पाई स्क्वायर बोले तो 9.87 ले लेना. अप्रोक्सीमेशन में 10 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट करने के लिए इसको, पाई स्क्वायर को. आंसर अप्रोक्सीमेशन में है कि उसमें नहीं, एक्यूरेसी में है. निकालो 9.87 लेके करो. (0.8 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 9.87 माइनस 4. सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है? 128 माइनस 4 120. उसका आंसर क्या आ रहा? 115.86. अप्रोक्सीमेशन में बहुत बड़ा हो जा रहा आंसर तो. 6 8 ज़ा 48 का 8 नहीं, 6 4 ज़ा 24, 6 8 ज़ा 48 का 8 कैरी 4, 8 1 ज़ा 8 कैरी 4 का 12, 128. 0.4 mr 0.4, फिर उसके बाद 2 4 ज़ा 8, फिर 4 इंटू पाई स्क्वायर को मैंने 10 ले लिया, तो 10 माइनस 4, तो 16 इंटू 8 माइनस 4, 128 माइनस 4, 124 हो रहा अगर अप्रोक्सीमेट सॉल्व कर रहे तो. और एक्यूरेसी में सॉल्व कर रहे तो अगर मान लो ये हो जा रहा 0.8 और ये हो जा रहा 16, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 16 इंटू 9.87 माइनस 4. ज़रा इनको मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ रहा? 0.8 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 9.87 देख कितना आ रहा?
कितना आ रहा? 8 पॉइंट नहीं यार, आंसर तो बहुत अलग चले जा रहा हो। नहीं 8.6 कहाँ से आएगा? कितना आ रहा? 12.6। डेसिमल्स एक बार चेक करो तुम्हारे, फिर से कर। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 9.87, 126.336 आ रहा होगा वो। 126.336 आ रहा होगा। चेक करो ना रे भाई कैलकुलेटर, इतना टाइम लगता है क्या कैलकुलेटर में? 122 पॉइंट 122 पॉइंट, अच्छा 122.33, ठीक है चल, -4, तो फिर वो कितना हो जाएगा? 188.33 कुछ आएगा वो। और अपना उसमें क्या आंसर दिया हुआ है? नहीं यार, ये तो आंसर 115, बहुत फर्क आ जा रहा, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो कहाँ गड़बड़ है? तो भाई टेंशन आ गया, वेट आ गया, बराबर आ गया, mr ओमेगा स्क्वायर माइनस mg, 0.4, मास 0.4 है, रेडियस 2 है, बराबर ओमेगा 2 पाई n का स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर n बोले तो 2 है, उसका स्क्वायर 4 हो गया, -4, 0.4 इंटू 10। कौन से नंबर का था ये? 10th वाला। अच्छा अच्छा, वो उसमें 9 पॉइंट जी की वैल्यू अपन ने 10 लिए ना, 9.8 लेके उससे सॉल्व किया, तो भाई वो करेंगे तो ठीक है। फाइनल आंसर जो आएगा आपका, क्या वैल्यू क्या थी? 115.86 आ जाएगी। चलो एक काम कर, फिर से कर। ये कितना हो रहा? 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.8, और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो रहा? 16, और पाई का स्क्वायर होता है अराउंड 9.87। सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? चल 122.36 है ना? चल ठीक है, 33, 122.33 माइनस, अब 0.4 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर, जबरपास। 0.4 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर। तुम लोग को नकल भी करके नहीं आती रे, इतना टाइम लग रहा तुमको बस मल्टीप्लिकेशन बताने के लिए? हाँ कितना? 3.92। अब माइनस कर, वन 8.41, वो शायद से 115 है ना? मतलब अप्रोक्सीमेशन में आ गया हो। नहीं आ गया तो अब क्या कर सकते हैं, वैल्यू वैसी जो। चलो अब उसके बाद 11th वाला, हम्म 11th figure shows a body of mass m moving with a uniform speed v along a circle of radius r.
द चेंज इन द वेलोसिटी इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज, अरे क्या कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे रे, वो याद है चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या था? चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ट्वाइस वी साइन थीटा बाय 2, है ना। अब आपका ए से बी पे गया, वो ए से बी पे गया तो एंगल कितना कवर किया उसने? 90 डिग्री का कवर किया ना उसने एंगल। अरे हाँ या ना, इधर ध्यान दे रहे। तो एंगल 90 डिग्री का कवर किया तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस वी साइन ऑफ 45 डिग्री नहीं हो जाएगा? 90/2 क्या होगा? 45, और साइन 45 कितना होता है? 1/√2। तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ वी। आ गया आंसर। तमीज से खाएगा जूते बेटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13, अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम is moving in a vertical circular path of radius 1 meter. The difference in kinetic energy at the lowest and the highest point, lowest and the highest position will be, ठीक है, a body of mass 1 kilogram vertical circular path of radius 1 meter, the difference between the kinetic energy at the highest and the lowest position will be. कहीं पे भी इसने ये बताया कि ये मिनिमम स्पीड से ट्रैवल कर रहा? नहीं बोला ना। और अगर मिनिमम स्पीड नहीं दिया तो स्पीड दिया नहीं, सो चलो मिनिमम कवर कंसिडर करके सॉल्व करके देखते हैं पहले। अगर मैं मान के चलो कि वो मिनिमम स्पीड से ट्रैवल कर रहा तो लोवेस्ट पोजीशन पे स्पीड कितनी होगी? √5gr। और हाईएस्ट पोजीशन पे इसकी स्पीड कितनी होगी? √gr ओनली या rg। और फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है? हाफ ऑफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट द लोवेस्ट इज इक्वल्स टू, लिखना नहीं अभी है ना, हाफ ऑफ m vh का स्क्वायर माइनस vl का स्क्वायर। तो हाफ ऑफ m vh का वैल्यू क्या आएगा? चलो ठीक है, लोअर माइनस है जो भी रहेगा, ये रहेगा फिर 5gr माइनस gr, ये हो जाएगा 2gr। तो हाफ ऑफ m 4gr, 2 कैंसिल हुआ, ट्वाइस mgr। अच्छा ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय मास कितना दिया हुआ है आपको? मास कितना दिया हुआ है? 1 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10, और रेडियस कितना दिया हुआ है? 1 मीटर, 20, वही जा रहा है ना अपना 20 जूल्स। हाँ देखो वही आंसर है। तो वो अपने मिनिमम स्पीड से ही सॉल्व करना था। लोअर मोस्ट पोजीशन पे स्पीड क्या होती है? √5gr। और हाईएस्ट पोजीशन पे स्पीड क्या होती है? √gr। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ mv²। अगर मैं हाईएस्ट और लोवेस्ट की काइनेटिक एनर्जी को माइनस करूंगा तो हाफ ऑफ m vh² माइनस हाफ ऑफ m vl² आएगा, है ना। मेरे को एक्चुअली करना चाहिए था kl माइनस kh, मैंने गलती किया कि मैंने kh माइनस kl किया। जब आप लिखेंगे तो सुन लो अच्छे से, जब आप लिखेंगे तो इसे kh माइनस kl नहीं लिखना, इसे लिखना kl माइनस kh, क्योंकि kh छोटा होता है ना, ऊपर स्पीड कम होती है। तो kl माइनस kh लिखना, फिर आप लिखेंगे आगे हाफ ऑफ m vl का स्क्वायर माइनस vh का स्क्वायर, फिर वो वैल्यू बराबर है। तो फिर हाफ ऑफ m vl की वैल्यू क्या है? √5gr, उसका स्क्वायर डालेंगे तो 5gr। vh की वैल्यू क्या है? √gr, उसका स्क्वायर डालेंगे तो सिर्फ gr, है ना। अब देखो 5gr में से gr गया तो बचा कितना? 4gr, और ये 2 और ये 4 में से बचा क्या? फिर 2, तो बचा क्या वैल्यू? ट्वाइस mgr। अब ये 2 mgr हमारे पास डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी आई। mg और r की वैल्यू डालने के बाद आंसर आ गया 20 जूल्स। ठीक है, सो दिस इज इट। और 14th में एक कॉन्केव ब्रिज का दिया, वो जमा क्या किसी को? कॉन्केव ब्रिज, गाड़ी यहां से जा रही है, उस पर कुल मिला के थ्रस्ट मतलब ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा? तो भैया देखो, इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर कितना होगा फिर? तो बोले n माइनस एम जी, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर? mg प्लस mv² अपॉन r। ठीक है, बाकी करो फिर।
चलिए बताइए स्कोर्स 15 में से 15, नन। 14 का स्कोर, 13 का स्कोर, 12, 11 एंड 10। ओके, चलिए तो ये यहां पर सर्कुलर मोशन की डीपीपीस कंप्लीट होती है। सर्कुलर मोशन के लिए आपको क्या करना है, थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करना है पूरा, और सारे जो डीपीपीस आए हैं क्लास के जो न्यूमेरिकल्स हुए हैं उनको अच्छे से देखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सुन लो मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से रिवाइज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली है, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये बहुत एसेंशियल है सर्कुलर मोशन के लिए, है ना। और पूरा अच्छे से बार बार वर्टिकल सर्कल के उसके सब के अब देखो अच्छे से। एनसीईआरटी में से कुछ रीडिंग करना है तो करो, हालांकि एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में नहीं है ये, है ना, बहुत लाइट में दिया हुआ है सर्कुलर मोशन। मगर अपनी जो रेफरेंस बुक्स है, जो कोई दूसरी, अगर आप एच सी वर्मा भी यूज़ करना चाहे या कोई रेफरेंस दूसरी रेफरेंस बुक को आप स्टडी करो, सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा अच्छे से आप डिटेल प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये खुलता जाएगा दिमाग इसके वास्ते। थ्योरी पढ़ के, फिजिक्स में कभी भी थ्योरी पढ़ के दिमाग नहीं खुलता, ये बात समझ लो। फिजिक्स में अगर तुमको टॉप करना है, अच्छे से एक्सेल करना है, तो उसका एक ही चाबी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। बहुत पहले कई सालों पहले मुझे एक IITian ने बोला था, है ना, जो ट्रू IITian था, ऐसा नहीं फेक डिग्री वाला। तो भैया उसने, मैं जैसी बात चली, जब मैं ये कदम रख रहा था इस फील्ड में, मेरे को 1 आध साल ही हुआ था उस टाइम, तो जब मैंने उससे पूछा था भैया कि इसमें कैसे आगे बढ़ो, तो बोले आप कैसे पढ़ाते, तो बोला थ्योरी पढ़ा के, ये थ्योरी समझाता है करता। तो उसने एक अलग ही ट्रेंड बताया, उसने बोले तुम न्यूमेरिकल्स से सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल्स से समझाया करो सारी चीज़ें। अब प्रॉब्लम ये है कि न्यूमेरिकल्स कई लोगों को पहली तो मैथ्स वीक है, तो वो हाई कैडर के बच्चों को जम जाता, मगर लो कैडर के बच्चों में अटक जाते काफ़ी लोग। तो भाई मसला ये है कि भैया आपको अगर फिजिक्स को समझना है तो न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही समझना पड़ेगा, नंबर का गेम है पूरा सारा का सारा, ठीक है। अब कल से स्टार्ट करने वाले हैं अपन वर्क, एनर्जी एंड पावर। न्यू चैप्टर विल बी स्टार्ट, अ वेरी एसेंशियल चैप्टर, है ना। ये देखो वर्क, एनर्जी एंड पावर एक आखिरी चैप्टर ऐसा है जो बेसिक टूल से रिलेटेड है, मतलब बेसिक इसका यूज में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मतलब बहुत बारीकी से एक एक चीज़, एक एक दिन इंपॉर्टेंट रहता है तुम्हारे लिए। ये तुम लोग आसानी से छोड़ देते हो क्लास जो भी, अरे नहीं जान दो, छोड़ो जान दो, जान दो, छोड़ो, ऐसा नहीं चलता। एक एक दिन इंपॉर्टेंट रहता है। तुम लोग ज़रा सा हुआ लेट आ रहे अपने हिसाब से, ऐसा नहीं होता यार, है ना। ओक सर तो 5 मिनट के ऊपर नहीं, 5 मिनट भी अगर लेट हो गए तो बाहर कर देते थे, है ना। हमारे टाइम पे जब ओक सर थे तो सीधा 5 मिनट लेट हो जाना बस तुम्हें बाहर। तुम तो 10 मिनट के अपने मन से भी आधा घंटा भी लेट आ जा रहे कभी कभार उठ के, है। थोड़ा सा ये आप वो कौम हो जिसको फजर में उठने के लिए फ़र्ज बोला गया है ना, और 8 बजे उनको लेट लगता है, ऐसा जल्दी लगता है। जिस कौम को बोला गया है कि फजर में उठना है आपको, है ना, फजर में आपकी रोज़ी दी जाती है, आपको बरकत है, फजर के उसके सुबह के काम में बरकत है। और फिर वो बोलता है कि भाई हम 8 बजे, अरे 8 तो बहुत जल्दी हो जा रहा है यार, उठे नहीं जा रहा। और फिर तुम बोलते हैं कि भाई हमारे कौम क्यों आगे पीछे है, ऐसा वैसा, ये सारी चीज़ें। एक फैक्ट बताता हूँ, जैसे मैं इससे पहले जब बालापुर में ऐसी क्लासेस देता ड्यूरिंग लॉकडाउन के आसपास, जब हम लोग वहाँ थे, तो जब बच्चों ने अप्रोच किया मैंने क्लासेस देना स्टार्ट किया। मैंने, मेरी क्लास थी 7:30 बजे मैंने रखा, है ना। अब डिफरेंस कितना नज़र आता है देखो, आप देखो, है ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारे एडवाइजेस अपने को दिए गए हैं, मगर अपन बिल्कुल फॉलो नहीं करते। जब मैं सुबह सुबह 7:30 बजे बैच लेने के लिए जाता था, तो वहीं पे जो अपनी कौम के जो बच्चे हैं वो कब आ रहे हैं, है ना, 7:45 8, वो भी कैसे एकदम ऐसे उठ के आ गए नींद में से, जंगली हालत में, मुँह धो के बस छपके मार के आ गए यार, ये ऐसे हालत में आके आप बैठ रहे हैं। वहीं उस वक्त मैं मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स को देखता था, ये गांव से, खेड़े से आते थे, नहा धो के पूरा, है ना, और पूरा वेल कोम, वेल वो भाई अच्छे से पूरे आके तैयार होके आके बैठते थे वो क्लास में, है ना। वो 7 बजे कहाँ से आ रहे, वो भी खेड़े से आ रहे जो 10-12 किलोमीटर दूर है, तो उनकी तैयारी 5-6 बजे से स्टार्ट हो गई होगी, है ना। वो भी अच्छे से फ्रेश होकर नहा धो, ऐसे नहीं कि जंगली हालत में आ गए बस ऐसी गंदे हालत में। बाकी साफ आधा ईमान है बोलने के लिए अपने मामले में, है ना। फिर तो ये सारी चीज़ें, ये आप क्या दे रहे मैसेज लोगों को,
बोलने के लिए तो बहुत बोलते, इसने वो बोल डाला, वो बोल डाला, ये बोल डाला, ये ना। एक वक्त की बात, जैसा एक हमारे पड़ोस में कुछ यंग लड़के थे, बोले अपन सोसाइटी बनाएंगे। बोले काय के लिए सोसाइटी बनाएंगे? बोले वेलफेयर के लिए। यंग लड़के वालापुर में सोसाइटी बना ली उन्होंने बड़े जोश जोश में। मेरा जो बहुत ही करीबी दोस्त था, उसको उन्होंने, थोड़ा उनसे बड़ा था, वो लोग उसको आइडियल मानते, उसको प्रेसिडेंट बना दिया सोसाइटी का। अब चलो ठीक है, गए, चलो उनकी पहली मीटिंग हुई। बोले सबसे पहला काम क्या करना है? लड़के बोले सबसे पहले डंडा तलवार जमा करना है। बोले ऐसी वो बोले अपने ऊपर कुछ हुआ तो अपन वो करेंगे, ऐसा करेंगे। उसने पहले ही बोला मैं नहीं बन रहा तुम्हारा प्रेसिडेंट, बोले तुम फालतूपना कर रहे, बोले छोड़ो। तो ये चीज़ों में जहालत में कुछ नहीं रखा, आप कौम को पीछे लेके जा रहे हो। अगर कुछ करना ही है आपको कौम के लिए, बहुत बड़ा दर्द होता, गाजा को लेकर बहुत दर्द होता है ना, ये चीज़ों को लेकर बहुत दर्द होता, तुम उसके लिए क्या कर रहे है ना, वो जाके लड़ना वो नहीं हल नहीं है। अगर है तो भाई आप बढ़ो, अपने आप को बढ़ाओ, उस लेवल पे बढ़ाओ कि लोग आपकी वैल्यू करें। दुश्मनों से सीखो। आप जो आप दुश्मन मानते हैं ना, यहूदियों को, इसराइलीज को दुश्मन मानते हैं ना, तो भाई आप उनसे सीखो। है कितने छटाक भर के वो, मुश्किल से 1 करोड़ भी नहीं पहुंचते हो, 1 करोड़ भी मुश्किल से नहीं पहुंचते हो, लाखों में उसकी बस तादाद है। वो पूरी दुनिया पे राज करते हो। क्यों राज करते? सारी टेक्नोलॉजी उनकी है दी। माइक्रोसॉफ्ट, तुम कंप्यूटर जो चलाते हो ना, प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर वहाँ के इजाद है ना। मोबाइल बड़े उससे फ्लॉन्ट करते हो ना, मोटरोला कंपनी वहाँ की, उसने मोबाइल को बनाई थी। दुनिया के तुम जितनी भी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं ना, 60 से 70% सब वहाँ से बन के आते हैं, सब उनके दिमाग की उपज रहती हो, है ना। इसलिए लोग उनकी वैल्यू करते हैं। मालूम है, सबको मालूम है ये गलत कर रहे हैं, मगर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा कि साला अगर ये लोग बुरा मान जाएंगे तो अपने काम लटक जाएंगे। है कि तुम में वो ताकत? जंगली बने हुए भरे हुए हैं सब लोग, है ना। एजुकेशन नाम का कुछ भी नहीं है ना। बुरे हाल में बड़े बड़े में, और बस बात करते हैं कि गाजा ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, स्टेटस पे डालेंगे फालतू के, वो कुछ का कुछ उसमें ऐड कर देंगे मीम, कुछ भी फालतू बना, कुछ नहीं रखा तुमने। बहुत हो गया तो एक आध लड़का टिकटॉक पे जाके मुजरा कर रहा है ना। नहीं, एक था बंदा, एक था वो, उसको देखकर मैं बहुत पहले एक स्टूडेंट था भाई, मैं देख के इतनी हंसी आती थी। कुछ भी वो लिपस्टिक लगा के लड़का, मतलब वो देखने में थोड़ा गोरा हो रहा, तो अजीब हरकतें करता था। उसको बहुत फॉलोअर्स थे, वो अपना स्टूडेंट था वो। तो ये तमाशों में क्या रखा है यार? करना है तो कुछ करो यार ढंग का। अपनी कौम को अगर सच में आगे करना चाहते हो, आप चाहते हो वैल्यू आपको लोग इज्जत दे, तो पढ़ो लिखो, थोड़ा एक कोई पोजीशन पे आगे बढ़ो। फिर पॉलिटिक्स में भी कुछ नहीं है।